हाँ जी, चलो। तो बेटा आज मैं आपको स्टार्टिंग के 2 न्यूमेरिकल्स ऐसे कराऊंगा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हैं और सिंपल न्यूमेरिकली हैं, उसमें कोई वन ऑफ फैक्टर का यूज नहीं हो रहा, बट डेटा हल्का सा घुमा फिरा के दे रखा है। ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा डायरेक्टली डेटा ना देके थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। ठीक है, जैसे या तो वो आपको मैंने जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा था सबसे लास्ट में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक ऐसे करके चीजें बताई थी, तो मैंने आइसोटोनिक जब पढ़ाया था तो आपसे कहा था इसका न्यूमेरिक्स पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी आपके एनसीईआरटी की बुक में और बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है बेटा, तो आज मैं वो आइसोटोनिक वाला ही सॉल्यूशन, वो जो होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशंस आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक। ठीक है, तो एक आइसोटोनिक का ही न्यूमेरिकल कराता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो हमें न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें देखो मैं वही लैंग्वेज पढ़ता जाऊंगा, जो गिवन डेटा होगा वो लिखता जाऊंगा, पूरा न्यूमेरिकल ना लिख के। तो देखो हमें दे रखा है सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया, एक सॉल्यूशन है, या चलो डायग्राम सहित बना देता हूँ, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो क्वेश्चन में। ठीक है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, क्लियर, और ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ यूरिया। इसमें क्या है बेटा, हमारे पास 50 ग्राम यूरिया है। ठीक है, और यूरिया का मोलर मास भी दे रखा है। ठीक है ना, वो मोलर मास आपको दे रखा है 60 ग्राम मोल इनवर्स, ये इसका क्या है बेटा आपको, है ना, मोलर मास दे रखा है, किसका, यूरिया का। क्लियर है, तो 15 इस सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ द यूरिया, सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया है, और इस यूरिया का मोलर मास कितना है, 16 ग्राम पर मोल, है ना, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इन द वाटर। तो ये जो सॉल्यूशन 15 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट कितने में बेटा, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है, इस पूरे सॉल्यूशन का जो आपके पास वॉल्यूम दे रखा है बेटा, है ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो आपको दे रखा है दैट इज 1 लीटर। ठीक है, लैंग्वेज से समझ में आ गया, ये सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है दैट कंटेन, है ना, 15 ग्राम ऑफ यूरिया पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इन वाटर। तो ये जो 15 ग्राम यूरिया है ये पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वाटर के। ठीक है ना, क्लियर पॉइंट, हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा बेटा, इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ये इक्वल है, किसके इक्वल है ना, आइसोटोनिक है। ठीक है बेटा, किसके, तो हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, क्लियर, ना, हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक एज ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसी तरीके से ग्लूकोज का सॉल्यूशन दे रखा है ना, इसमें आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, लेकिन कितना है ग्लूकोज वो हमें पता नहीं। ठीक है लेकिन किसका सॉल्यूशन बेटा, ग्लूकोज का, कितने ग्राम ग्लूकोज है वो हमको पता नहीं, क्लियर। और ग्लूकोज का जो मोलर मास है ना, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 180 ग्राम। याद करो कल भी हमारा एक न्यूमेरिकल में निकल के आया था, है ना, इतने मोल इनवर्स, 180 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, क्लियर, तो हमें ये दे रखा है। चलो, तो इस सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन जिसमें 15 ग्राम यूरिया 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, किसके इक्वल है, एक ऐसे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है ना, तो वो कह रहा है ना ऑस्मोटिक प्रेशर हैज इक्वल, सॉरी कि जो शुरू से पढ़ रहा हूँ, सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ यूरिया, क्लियर, दैट हैविंग द मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, है ना, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इन वाटर, हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है किसके, एज ए सॉल्यूशन ऑफ ए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ग्लूकोज का मोलर मास दे रखा है इन वाटर। कैलकुलेट द मास ऑफ द ग्लूकोज, ये आपको मास करना है इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे भी जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है बेटा वो आपको कितना दे रखा है, 1 लीटर। मतलब समझे आपके, आपको अब देखो दो कंडीशन दे दी, आपके पास दो सॉल्यूशन है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, क्लियर। पहले सॉल्यूशन में क्या है, 15 ग्राम ऑफ यूरिया है जो 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व है ना, और सॉल्यूशन किसमें, सॉल्वेंट कौन है, एक्वस, वही एक्वस सॉल्वेंट यहाँ पे। यहाँ कितने ग्राम ग्लूकोज है वो आपको नहीं पता, और आपने उसको भी जो सॉल्यूशन बनाया, मान लीजिए एक्स ग्राम आपके पास वो है ग्लूकोज। ठीक है, आपने मान लिया आपके पास क्या है जी, एक्स ग्राम ग्लूकोज है, तो एक्स ग्राम ग्लूकोज को कितने पानी में डिसॉल्व किया वो भी नहीं पता, लेकिन जो सोल्यूशन है वो 1 लीटर है, वो हमको दे रखा है। ठीक है, तो ये कितने ग्राम ग्लूकोज है ये आपको निकालना है, क्लियर ना बेटा। देखो इसमें आर की वैल्यू भी नहीं दे रखी, जो हमारे पास होता है ना ऐसे ऑस्मोटिक प्रेशर के में पाई बराबर सी आर टी आता है ना, तो बाकी और कुछ नहीं दे रखा, यही आपके सामने दे रखा है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, आप इसका देखो, इसके लिए पाई बराबर सी आर टी लगाओ, है ना, और इसके लिए पाई बराबर आपने क्या लगाया, सी आर टी लगाया, क्लियर। और कंसेंट्रेशन बराबर क्या होता है, एन अपॉन बी, है ना, आर टी, क्लियर।
और इसके लिए भी क्या होगा, N/V/RT होगा। क्लियर। अब आप लगाओ n, मोल्स तो हमें दे नहीं रखे, मास अपॉन मोलर मास की फॉर्म में दे रखे हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर लो। तो जी ये जो हमारे पास पाई किसका निकाल रहे हैं, ये लिख लो बेटा, ये हमारे पास क्या है, पाई यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W अपॉन कैपिटल W, है ना, और ये W भी किसका होगा, हमारे पास यूरिया का। ठीक है, ये हमारे पास किसका होगा बेटा, यूरिया का, और मॉलिक्यूलर वेट भी किसका होगा, यूरिया का। क्लियर। इनटू वॉल्यूम किसका है यहाँ पे, सोल्यूशन का। क्लियर। इनटू R इनटू T। क्लियर। और वॉल्यूम आपके पास लीटर में दे रखा है बेटा, तो आपको इसमें उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, पाई किसका आएगा बेटा, ग्लूकोज का। क्लियर। और पाई ग्लूकोज का आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो W है वो भी किसका होगा, ग्लूकोज का। कैपिटल W मतलब मोलर मास भी किसका होगा, ग्लूकोज का। इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो लीटर में दे ही रखा है, इनटू R इनटू T ही होगा। और देखो दोनों ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा, आपके इक्वल दे रखे हैं। तो जब इक्वल दे रखा, इनकी वैल्यूज लगा दो, हमारे पास क्या बनेगा, देखो हमारे पास इसका जो चीज बनेगी, W यूरिया हमें दे रखा है 15 ग्राम, है ना, मोलर मास ऑफ द यूरिया भी दे रखा है 60 ग्राम, सॉल्यूशन कितने में है, 1 लीटर में है बेटा। आर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है ना, टी की वैल्यू गिवन है ना। और उन्होंने बोल भी दिया, तो कुछ न्यूमेरिकल्स में था एट द सेम टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर वैसे उनका क्या है, सेम है। ऐसे ही हमारे पास ये जो पाई यूरिया निकल के आया, क्लियर पॉइंट। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, पाई ग्लूकोज निकाल देंगे। क्लियर। तो यहां से भी देखो, ये हमें पता नहीं, हमने एक्स मान रखा है। डब्ल्यू ग्लूकोज कितना है, 180। वॉल्यूम कितना है आपके पास, 1। ठीक है, और आर इंटू टी। तो ये हो गए। अब ये दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू में दे रखा है, क्या है आपस में इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को अब बेटा देखो इक्वल कर दो। तो इक्वल करूंगा, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। जब इक्वल कर दिया, तो आर से बेटा आर कट जाएगा, टी से टी कट गया आपके पास। आपके पास देखो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको इससे क्रॉस करो, तो क्या निकल के आएगा, 60 इंटू 1 इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 15 इंटू 180। तो x बराबर आपके पास क्या आ गया, 15 इंटू 180 अपॉन में 60। ये इससे 3 टाइम्स गया सीधे सीधे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 45 ग्राम आ गई आ गई। ठीक है बेटा। तो देखो इस तरीके से अभी भी देखो, कोई सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई इसमें मतलब कोई हार्डनेस नहीं थी। बस क्या था, एक आइसोटोनिक वाली कंडीशन है। ठीक है। तो देखो सबसे मैं करूँ, अगर आप ये सिचुएशन शुरू में जो गिवन कंडीशंस हैं ये प्रॉपर तरीके से लिख लो बेटा, तो न्यूमेरिकल्स हार्ड नहीं बनते। ठीक है, अब देखो मैंने सारा लिख लिया था आपके सामने। ठीक है, नहीं कि भाई सॉल्यूशन में कितने ग्राम यूरिया है, यूरिया का मोलर मास दे रखा था, तुरंत लिख लिया। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर था, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, मैंने तुरंत देखो इंडिकेशन किया, इसका पाई बराबर इसके पाई के। क्लियर। अब इसके सॉल्यूशन में क्या क्या कितना ग्लूकोज है वो हमें नहीं पता जो डिसॉल्व किया है, लेकिन कितना सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है। सॉल्यू ग्लूकोज का मोलर मास दे रखा था, सारी कंडीशन लिख ली। इसका पाई इसका पाई। अब आर और टी के लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, नॉन न्यूमेरिकल में गिवन था ना, जरूरत पड़ी आपस में कट गए वो बेटा, दोनों इक्वल होने की वजह से। तो हमारा एक्स की वैल्यू निकल आई। ठीक है। चलो बेटा बताओ, इस न्यूमेरिकल में किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आई हो, जिन बच्चों को नहीं आई हो वो बता दे बेटा। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई इश्यू नहीं है ना, आगे बढ़ो। चलो, तो क्योंकि सिंपल सा न्यूमेरिकल है ना, तो बस ये था, थोड़ी सिचुएशन अलग थी। ऐसे देखो इसी तरह का एक न्यूमेरिकल और मैं फ्रीजिंग पॉइंट का करा रहा हूँ। ठीक है ना, वो भी सिंपल है। ठीक है, वो भी सिंपल सा है, बस उसमें भी ऐसे ही 2 कंडीशंस दे रखी हैं। ठीक है, नहीं जैसे यहाँ पे 2 कंडीशंस थी, ऐसी वहां भी 2 कंडीशंस दे रखी है। तो अब वो देखना आप बेटा। ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन जो हमें दे रखा है बेटा, देखो ये क्या है, ये हमें दे रखा है 5% सॉल्यूशन बाय मास। ठीक है, ऑफ केन शुगर इन वाटर। आपके पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ भी मैं डायग्राम में बना देता हूँ फिर आपको। आपके पास क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन है। क्लियर। और उसमें 5% बाय मास दे रखा है, और ये किसका है, केन शुगर इन वाटर, है ना, केन शुगर, है ना, इन वाटर, ये आपको दे रखा है 5%, है ना, सॉल्यूशन है बाय मास, है ना, और केन शुगर का है और इन वाटर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा इस सॉल्यूशन का, वो हमें मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्यूशन क्या होता है, देखो बेटा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन टीएफ होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सब्सटेंस टीएफ नॉट होता है। तो वो सॉल्यूशन का जो दे रखा है बेटा टीएफ, वो आपको क्या दे रखा है, 271, है ना, केल्विन आपको दे रखा है।
क्लियर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए, और आपके पास एक सोल्यूशन और है बेटा, ठीक है, एक सोल्यूशन आपके पास है, क्लियर, आपको उसका फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है। और लेकिन ये सोल्यूशन कैसे बना है बेटा, ये भी हमारे पास क्या है, 5% ग्लूकोज इन वाटर। अब देखो इसमें 5% ग्लूकोज इन वाटर दे रखा है, क्लियर, 5% ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता रखा वो क्या है। तो ऑब्वियस चीज है बेटा, वो सिमिलर कंडीशन ही होगी, बाई मास ही होगा यहाँ पे भी, आपके यहाँ पे जैसे भाई ने बोला नहीं है, लेकिन कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट है ना ऑफ ए 5% ग्लूकोज इन द वाटर इफ द फ्रीजिंग, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताना है बेटा, इसका आपको जो टीएफ है वो आपको बताना है। और आपको दोनों न्यूमेरिकल में जो यूज होने वाली कंडीशन है, एक वो दे रखी है क्या, टीएफ वो सॉरी के एफ फॉर वाटर, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर आपको दे रखा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो आपके पास प्योर वाटर है वो आपको दे रखा है कितना, 273.15 केल्विन, ठीक है, ये आपको एक चीज दे रखी है, के एफ वगैरह नहीं दे रखा, ठीक है। तो आप देखो सिंपल सी कंडीशन है, आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, आप इसको, अब आप बस सोचो बेटा, देखो न्यूमेरिकल कैसे होगा, आपको इसका टीएफ बताना है, तो इसका टीएफ बताने के लिए देखो, अगर हम न्यूमेरिकल पे जाएं तो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो देखो टीएफ तो निकल आएगा, क्योंकि टीएफ यहाँ पे होता है, मैंने कल भी बताया, डेल्टा टीएफ में हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम का घटाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा कौन होता है, प्योर का ज्यादा होता है, तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। तो टीएफ नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, टीएफ ये हो जाएगा, क्लियर। तो मतलब कहने का डेल्टा टीएफ निकल आए तो हमारा टीएफ भी निकल आएगा, ठीक है, फिर डेल्टा टीएफ आ जाएगा, तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, डेल्टा टीएफ बराबर ये होगा, ये हमें दे रखा है भाई, ये हमने निकाल लिया किसी तरीके से, तो ये वैल्यू निकला यहाँ लगा देंगे, टीएफ हमें दे रखा है, ये निकालेगा, टीएफ नोट दे रखा है, टीएफ निकाला है। लेकिन मेन है अब हमें निकालना है टीएफ, टीएफ बराबर कैसे निकला, के एफ इंटू एम, ना तो हमें ये दे रखा है के एफ। अब मोलैलिटी पे आओ, मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए जी, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, है ना, हाँ मास ऑफ सॉल्यूट तो चलो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, मोलर मास भी चलो निकाल लेंगे, हमें दिया नहीं निकाल लेंगे, ठीक है, और सॉल्वेंट कितना है वो भी, तो चलो मोलैलिटी तो यहाँ पे गिवन है, तो आपको लेकिन केएफ तो नहीं गिवन है भाई, देखो ये भी नहीं पता हमें, ये तो निकालना है, तो इसका मतलब ये दोनों हमें पता होना चाहिए, तो मोलैलिटी तो चलो यहाँ से निकल रही है, ठीक है, कैसे निकलेगी वो अभी देखेंगे, लेकिन केएफ तो नहीं पता, इसका मतलब हमें इस कंडीशन से क्या निकालना होगा, इस कंडीशन से शायद केएफ निकलेगा, और वो केएफ कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, अब केएफ पता चल गया, मोलैलिटी यहाँ से दे रखे, इन दोनों को निकालेंगे, डेल्टा वो टीएफ आ जाएगा, और डेल्टा टीएफ आ जाएगा तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, टीएफ निकाल सकते हैं। तो मेरे देखो, तो न्यूमेरिकल की आउटलाइन बनी आपके पास, तो बेटा हमेशा देखो क्या करा करो, न्यूमेरिकल कभी भी आए सबसे पहले गिवन डेटा लिखो, और न्यूमेरिकल कैसे करना है उसके आउटलाइन बनाया है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ बनाई, हमें डेल्टा टीएफ निकालना था, डेल्टा वो सॉरी टीएफ ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, टीएफ ऑफ द सॉल्यूशन कहाँ से आता है, जब डेल्टा टीएफ आ जाएगा, डेल्टा टीएफ कहाँ से आएगा, जब इन दोनों की वैल्यू बताओ, हमने गिवन डेटा में देखा जी, यहाँ के थ्रू हम मोलैलिटी तो लगा सकते निकाल सकते हैं, इनडायरेक्टली दे रखी है, मोलैलिटी आ जाएगी, केएफ कहाँ से आएगा, इसका मतलब केएफ शायद ये जो दे रखा है ये किसी वजह से दे रखा होगा, शायद केएफ यहाँ से निकले, और वो केएफ यहाँ आ जाएगा, केएफ गिवन नहीं, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा, अब इसके लिए आते हैं, तो देखो हम यहाँ पे डेल्टा टीएफ है ना बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम होता है, ठीक, और डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, मैंने कल ही बोला, ज्यादा वाले में से कम घटा लिया करो, तो ज्यादा कौन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, हमेशा ज्यादा जो होता है बेटा वो प्योर सब्सटेंस का ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस्ड होकर कम हो जाता है, तो ज्यादा वाले में से हमने कम को घटा लिया, ठीक है बेटा, और माइनस के एफ तो अभी हमें पता ही नहीं है, इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी बराबर क्या होता है आप बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, इंटू में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट अगर ग्राम में है हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यही होता है। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, देखो हमारे पास देखो डेल्टा टी एफ नॉट कितना दे रखा है, ये दे रखा है ना 273, है ना आपका 273.15 दे रखा है, क्लियर पॉइंट। तो हमारे पास हमने इसको 273.15 ये हमारे पास टी एफ नॉट दे रखा है, टी एफ इसका ये दे रखा है, ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कितना दे रखा है, 271 दे रखा है बेटा, क्लियर, 273 पॉइंट ये दे रखा है, ये इसमें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आप निकालो 2.15 निकल आएगा, देखो इनमें से करोगे आपके पास 2.1, अब देखो यहाँ के एफ हमें पता नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट देखो इसमें बाई मास, देखो बाई मास का मतलब क्या निकलता है आप खुद सोचो, ठीक है, मैं इधर निकाल देता हूँ, है ना, फिर आप ध्यान से देखना, देखो ये वाली कंडीशन जो हमें दे रखी है ना, इसको सॉल्व कर रहा हूँ इधर,
क्लियर। तो हमारे पास देखो 5%, कल भी एक कंडीशन आई थी, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 बढ़ाओ, ठीक है। बाई मास, बाई का मतलब नीचे होता है ना, डिवाइडेड बाई 4, तो नीचे की चीज किसमें दे रखी है, ग्राम, और ऊपर तो हो गई ग्राम, है ना। तो अब ग्राम है तो क्या होगा जी, मास या वेट मान लो, है ना, मास या वेट जो होता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। और नीचे हमेशा किसका आता है बेटा, सॉल्यूशन का आता है, नीचे हमेशा किसका आता है, सॉल्यूशन। तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वेट ऑफ ये, तो यहां से आप वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। क्लियर। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा आपका, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, माइनस वेट ऑफ, है ना, सॉल्यूट आ जाएगा। इतनी बात बताओ समझ में आ गई आपके, नहीं आ गई। तो हमारे पास 100 - 5 मतलब क्या आ गया, 95। तो जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो हमारे पास निकल के आ गया 95 ग्राम। और यहाँ पुट कर दो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखो 5। क्लियर बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दे रखा है, 5। क्लियर। और हमारे पास अब आओ नीचे, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 95 लगाओ। हाँ, वेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमारे पास केन शुगर है, ठीक है। तो जो केन शुगर है इसका जो मोलर मास है वो आपको गिवन है, दोनों चीजों का याद रखना। इसमें एक गिवन कंडीशन मुझे बतानी रह गई थी। यहाँ पे केन शुगर का मोलर मास आपको गिवन है, और वो कितना दे रखा है आपके पास, 342 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपको दे रखा है, ठीक है। और उधर आपके पास क्या दे रखा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का 180। यहाँ पे इसका जो मोलर मास, एक कंडीशन और दे रखी है, मोलर मास बेटा 180 ग्राम, है ना, मोल इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से ये दो चीजें और गिवन थी इस न्यूमेरिकल में जो मुझे बतानी रह गई थी, लेकिन के एफ गिवन नहीं है, आप याद रखना। तो हमारे पास ये आपके पास क्या है, 342 है। अब आप देखो आपके पास सारी चीजें आ गई, आपके पास क्या है, देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बन गया, देखो इधर से इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास 2.15 बन गया। ये चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इधर जाएगी तो आपके पास क्या हो गया, 342 इंटू में क्या हो गया 95, अपॉन में क्या हो जाएगा 5, और इंटू 1000, और ये बराबर क्या जाएगा यहाँ से के एफ। तो आपके पास बेटा देखो ये के एफ की वैल्यू आ गई। क्लियर। नॉट से निकल के क्या आया आपके पास, के एफ आ गया। बताओ, हाँ जी बच्चों बताओ, यहाँ तक की चीज समझ में आई आपको, नहीं आई, इतनी चीज बताओ ये, क्योंकि मैं फिर ये चीज कुछ इसमें सरफ करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पहली कंडीशन से जो हमें देखो डेटा दे रखा था, याद करो मैंने सबसे पहले इसीलिए जब आपको 11th की चीज को रिवाइज कराया था उसका कहा था ये 5% बहुत न्यूमेरिकल में यूज में आएगा। इनडायरेक्टली मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वेट, वो वेट ऑफ द सॉल्यूशंस दे रखे होंगे। तो देखो इसके थ्रू हमें ये पता चल गया, देखो बाई मास है। और देखो जिसको ये छोटी छोटी बातें नहीं आती होंगी ना, न्यूमेरिकल की शुरुआत ही नहीं कर पाएगा वो, ये जो इससे ये नहीं बना पाया, वो यहाँ से वैल्यू यहाँ कैसे पुट करेगा जो बच्चा, समझ में आया कि नहीं। तो बेसिक मैं बता रहा ना, छोटी छोटी अगर चीजें आती है न्यूमेरिकल्स में आपको, तो आप बड़ी बड़ी चीजें करके ले जाओगे, और छोटा ही पॉइंट नहीं आता, क्योंकि आप लोगों की, बच्चों की मेंटालिटी क्या होती है, छोटी चीजों को तो निकाल देते हो, परसेंटेज ये वो, बड़ी चीजों पे फोकस होना चाहते हो। तो जब तक बड़ी पे फोकस होना चाहोगे तब तक उसमें जो काम आने वाली चीजें वो आप गंवा चुके। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पे फोकस हुआ करो, ठीक है, नहीं तो बड़े न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से हमने क्या निकाला, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ लगाया, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, वो यहाँ लगाया, ठीक है नहीं बेटा। तो इस तरीके से हमारा के एफ आ गया। अब देखो अब हम इस के एफ को यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो, ऐसे देखो यहाँ का डेटा निकाल लो, वो मैं ऊपर निकाल देता हूँ। ये दे रखा, ये दे रखा है देखो 5% बाई मास यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, 5% हटाओ 100 बढ़ाओ, ठीक, और बाई मास तो नीचे की चीज भी किसमें हो गई बेटा, ग्राम में, और ऊपर की चीज भी किसमें हो गई, ग्राम में। ऊपर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, और हमारा नीचे क्या होगा बेटा हमारे पास, ठीक है, वेट ऑफ, है ना, सॉल्यूशन होगा। तो यहां से भी आ गया, क्लियर पॉइंट, सेम चीज। भाई 5/5% दे रखे हैं बाई मास, तो 5 ग्राम/100 ग्राम। ऊपर वाला हमेशा किसका होता है, सॉल्यूट का, नीचे वाला किसका होता है, सॉल्यूशन का। और ग्राम ग्राम में तो दोनों ही क्या होंगे बेटा, वेट होंगे। अब यहाँ से भी देखो, इसमें से इसको डिडक्ट करोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ भी 95 आ जाएगा। तो वही सेम चीज है, देखो अब हम यहाँ पुट करेंगे। अब देखो मैं इसके लिए निकालता हूँ, है ना, ये वाली जो चीज थी, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में क्या हो जाएगा, एम। ठीक, अब के एफ की वैल्यू तो यही लग जाएगी, है ना, अभी लगा देंगे। पहले तो यहाँ पे आओ, अब एम, एम बराबर क्या बनेगा, वही बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, है ना, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ये अगर ग्राम में है तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 1000 बन जाएगा। तो अब आप के एफ की वैल्यू लगाओ, देखो बेटा के एफ की वैल्यू क्या है, 2.15
इंटू 342 और इंटू 95। मैंने स्कूल में भी कहा था, क्लास में याद करो, कि जब बेटा आपको कोई वैल्यू एक तरफ से दूसरी तरफ पुट करनी हो तो पूरा कैलकुलेशन मत किया, कैलकुलेशन करोगे वहां भी टाइम वेस्ट करोगे और वहां पे दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो के एफ की वैल्यू में ये क्या आ गया, 5 × 1000 करके आ गया बेटा। ठीक है, अब देखो इंटू एम। अब एम की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू सॉल्यूट, यहाँ भी डब्ल्यू सॉल्यूट कितना है, 5। ठीक है, और डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू सॉल्यूट कितना है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखो 180। शुगर का हमारे पास कितना होता है, ग्लूकोज का कितना होता है, 180, और केन शुगर का क्या है, 342। तो ये आ गया हमारे पास 180। अगला आओ, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ भी कितना है, 95, और ग्राम में है तो ऊपर हमने क्या कर दिया, 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप देखो बेटा, ये 5 से 5 पूरी पूरी तरीके से उड़ गया, 1000 से 1000 पूरा उड़ा, क्लियर। 95 से 95 गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास केवल और केवल देखो क्या बचा, डेल्टा टी एफ बराबर बचा 2.15 इंटू 342 और डिवाइडेड बाई 180, और ये भी आपस में कट जाएगा, आप देखो। ठीक है, देखो 3 से दोनों कटेंगे, देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9। ठीक है नहीं, तो आपके ये भी पूरे पूरे कटेंगे। चाहे 6 से कर लो, है ना, आप 6 से करो, देखो 6 5 जा 30 और 6 7 जा, है ना, 42। क्लियर पॉइंट। तो और हमारे पास 6 से 6 3 जा, ये पूरा पूरा कटा। तो हमारे सामने क्या बच गया, देखो हमारे सामने तो केवल और केवल बच गया 2.15 57/30। ये फिर कटेगा, देखो नहीं, अब तो चलो नहीं कटेंगे, है ना, बस 5 से ये कटेगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ से देखो इस तरीके से हमारे पास जो डेल्टा टी एफ आ जाएगा बेटा, है ना, देखो के एफ इधर से निकाल के हमने इधर पुट कर दिया, तो हमारे पास जो डेल्टा टी एफ निकल के आया वो यहाँ पे निकल के आएगा, आप घर पे कैलकुलेट करना, 4.08 कैलोरी। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा टी एफ निकल के कितना आ गया बेटा, इतना निकल के आ गया डेल्टा टी एफ। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ आपके पास इतना आ गया, तो अब आप देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है हमारे पास, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है। ठीक है, डेल्टा टी एफ हमारे पास क्या है, 4.08। ठीक है, 4.08। टी एफ नॉट आपको कितना दे रखा है, 273.15 दे रखा है, माइनस में क्या है, टी एफ। ठीक है, तो इसको हम इलेबोरेट करें तो टी एफ को मैं इधर ले जाता हूँ, माइनस का है तो इधर लाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, और ये हमारे पास 273.15 ये है ही, और इधर से ये आएगा प्लस वाली चीज माइनस में, तो ये 4.08 ही है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा 269 पॉइंट, है ना, 269.07 केल्विन। तो आगे समझ में आपको, इस तरीके से बेटा हमारे पास ये चीज बन के आ गई। ठीक है, हमारे पास डेल्टा टी एफ निकल गया। ठीक है, दोबारा एंड का थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है, के एफ की वैल्यू आई। अब हमने इस सॉल्यूशन पे डेल्टा टी एफ लगाया, ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ठीक है ना बेटा, तो हमारे पास क्या हुआ, हमने के एफ की वैल्यू तो यहाँ से पुट करनी है, वो हमने ये पुट कर दी जो यहाँ से उठाई, है ना, मोलैलिटी का फॉर्मूला खोल दिया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ कितना है, 5 ग्राम है, 5 लगा दिया बेटा मैंने। मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट तो वो कितना, 180 दे रखा है, वो 180 लगा दिया। मास ऑफ द सॉल्वेंट वो यहाँ से आ गया 100 में से 595 आ गया, वो मास ऑफ द सॉल्वेंट लगा दिया 100, है ना। तो ये देखो 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1000 ये कटा, 95 से 95 कटा, ये दोनों आपस में कटे, ये चीज आपके पास डेल्टा टी एफ आ गई, कितनी आ गई बेटा, 4.08 कैलोरी। अब डेल्टा टी ए बराबर हमें करना है, अब हमें ये नहीं देखना, हमें ज्यादा वाले में से कम घटाना है। फ्रीजिंग पॉइंट में प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। तो हमने देखो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का कितना ही हमें दे रखा है, टी एफ नॉट वाटर 273.15 ये लगा दिया, डेल्टा टी एफ की वैल्यू लगा दी, इसको आपस में बेटा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, बस टी एफ निकल के आपका आ गया। ठीक है, तो देखो अभी भी मैंने आपको दो न्यूमेरिकल कराए, क्लियर। तो दोनों ही न्यूमेरिकल में देखो ना तो क्वांटम फैक्टर है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज हुआ, क्लियर। तो अब और बस एक डेटा, एक कंडीशन से एक डेटा निकल के आया और वो दूसरी जगह पुट हुआ और हमारे न्यूमेरिकल हो गया। हाँ जी, तो चौटाला साहब बताओ, ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए। हाँ जी चौटाला साहब आ गए, चलो ओके ओके, अभी अब तुम्हारे वाले न्यूमेरिकल पे आए हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या, तो बताओ किसी भी बच्चे को अभी तक इस वाले में कुछ पूछना हो तो बताओ मुझे बेटा। ठीक है, किसी भी बच्चे को कुछ पूछना हो इस न्यूमेरिकल में, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ एक न्यूमेरिकल। ठीक है, बढ़ू आगे। हाँ जी बच्चों बढ़ू आगे।
कोई भी एक बच्चे बता दो। चलो ठीक है, अब लेते हैं चौटाला साहब का न्यूमेरिकल। चौटाला साहब 2-3 दिन से परेशान है। चौटाला साहब तुम सवाल तो ऐसे पूछते हो, आगे तक के सारे सवाल कर लिए, सबसे आखिरी वाला सवाल पूछ रहे हैं चौटाला साहब। कर लिए? अरे भाई साहब, उसमें बीच में कई ऐसे सवाल हैं जो तुम पे लेंगे बिना। उसमें बीच में कई सारे सवाल ऐसे हैं। चलो कोई ना। अब देखो बेटा, जो इनका न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल में वन टू फैक्टर यूज होगा, लेकिन वो वन टू फैक्टर अब देखो, अब मैं आपको उसी तरीके इनके जो न्यूमेरिकल है उसी न्यूमेरिकल के बेसिस पर मुझे वैसे भी इसी टाइप का कोई ना कोई न्यूमेरिकल कराना था, जिससे हमें ये पता चला प्रैक्टिकली बेटा कि ये जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर नाम की चीज आई कैसे। ठीक है, नहीं अभी तक आपने देखा कि हम जितने भी सॉल्यूट थे हमारा, चाहे कोई एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, कोई कोई बेटा है ना, नॉन नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट था बेटा हमारा, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, है ना, ग्लूकोज था, केन शुगर था, ग्लूकोज वो पता नहीं पॉलीमर था एक न्यूमेरिकल में। तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आई, और हमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 फॉर्मूलेज पढ़ाए गए उसी बेसिस पर उन चारों न्यूमेरिक मतलब उन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स हो गए। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या बेटा कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट लोग घोलते गए, है ना, जैसे मान लो कभी अल्कोहल घोला, कभी एसिटिक एसिड घोला, इथाइल अल्कोहल पानी में घोला, बेंजीन में घोला अल्कोहल, या है ना, ठीक है बेटा, NaCl जैसे कॉमन सॉल्ट होता है उसको डिसॉल्व किया, कैल्शियम क्लोराइड हुआ, कॉपर सल्फेट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस। आपने पढ़ा होगा एक K4FeCN6 होता है ना, पोटेशियम, है ना, फेरोसाइनाइड करके होता है ये, KMnO4, ये आपने पढ़ा होगा पोटेशियम पर मैग्नेट। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स को बेटा पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाए गए, और उनको जो इंस्ट्रूमेंट होते जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट होता था उसमें मेजर करना हुआ। क्लियर पॉइंट? ठीक है। और ऐसे ही जैसे बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है, जैसे मान लो उन्होंने 5 ग्राम KMnO4 को या 5 ग्राम एसिटिक एसिड को मान लो सोल्यूशन बना लिया, इतना सोल्यूशन बनाया कि आपके, या वन सीधे 1 kg वाटर में मान लो उन्होंने 6 ग्राम एसिटिक एसिड लिया और उसमें उसको डिजोल्व कितने में कर दिया, 1 kg वाटर में, मतलब वाटर कितना लिया 1 kg और उसमें 6 ग्राम एसिटिक एसिड डाल दिया। ठीक है, एक सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन को हीट किया, देखा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है। प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल का नहीं, मैं प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूँ ना। तो उसको हीट किया तो सॉल्यूशन का एक बॉइलिंग पॉइंट निकाला, फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है कितना होता है। ठीक है, उन दोनों को डिवाइड किया तो इस तरीके से वो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाए, उनके एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट देखे सॉल्यूशन में कितना बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ को डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस बना के सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट देखे कि प्योर सब्सटेंस का, जैसे पानी है प्योर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना होता है जी, हमने इतने ग्राम उसमें अल्कोहल मिला दिया है, इतने ग्राम NaCl मिला दिया, जो सॉल्यूशन बना तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया। आगे पॉइंट समझ में? तो इस तरीके से बेटा उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ये सॉल्यूशंस बनाए, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर्स देखे। क्लियर? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर देखा। तो क्या था, प्रैक्टिकली आंसर कुछ और आया, और जो ये फॉर्मूले पे बेस्ड होके बेटा हम जो कैलकुलेशन करके निकालते हैं आंसर पेपर पे, तो ठीक है नहीं भाई, आवाज जब आपको एक पता चल गया, देखो साइंस में रिलेशन कैसे होता है, जो लॉ होता है हम लॉ को अप्लाई करके प्रैक्टिकल करते हैं। तो लॉ के अकॉर्डिंग पहले हम एक थ्योरेटिकल आंसर निकालते हैं कि भाई इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, ये करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए, वही हमने प्रैक्टिकल करके देखा। तो थ्योरेटिकल आंसर और प्रैक्टिकल आंसर मैच करना चाहिए, इसका मतलब सही है। तो क्या हुआ, बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाए गए, तो उसमें कई सारे सॉल्यूशंस के जो ऑस्मोटिक, मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर का मैं अगर आप बताऊं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो प्रैक्टिकली वैल्यू आई और वो जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके जो थ्योरेटिकली वैल्यू आई वो अलग अलग। कभी तो हो रही थी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, है ना, या 1/2, 1/3, मतलब हमने पाई बराबर CRT फॉर्मूला है, तो ये जो डेटा होता है इस फॉर्मूले में पुट करा तो एक थ्योरेटिकली वैल्यू निकल के आएगी ऑस्मोटिक प्रेशर की, और वही उतने ग्राम सब लेके प्रैक्टिकल किया, सॉल्यूट का सॉल्यूशन बनाया, उसको प्रैक्टिकल किया तो एक प्रैक्टिकल वैल्यू आई। तो जो ये फॉर्मूले में बेस्ड थ्योरेटिकली वैल्यू और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है दैट हैविंग द डिफरेंस। ठीक है, कभी तो ये टाइम्स में आए, मल्टीप्लाई में आए आंसर्स, कि जो फॉर्मूले से आंसर निकल के आया प्रैक्टिकली उसका आंसर डबल आया, ट्रिपल आया, 4 टाइम्स आया, या जो थ्योरेटिकल फॉर्मूले में रख के जो थ्योरेटिकली वैल्यू आई उससे प्रैक्टिकल आंसर 1/2 आया, 1/3 आया। कभी सेम आया जैसे अभी तक हम कर रहे थे, अभी तक आपने देखा ग्लूकोज का करा हमने, केन शुगर का करा, पॉलीमर का करा, इन सब में आंसर क्या है, सेम आ रहा है।
जो फॉर्मूले से निकल के आ रहा था वही प्रैक्टिकली निकल के आ रहा था। तभी तो कहानी चल रही थी सारी सारी। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद जब बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाए तो प्रैक्टिकली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो भी मान लो मैं ऑस्मोटिक लेके चल रहा हूं, तो प्रैक्टिकली ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू निकल के आई वो थ्योरेटिकली फॉर्मूले से जो है वो उससे या तो मल्टीप्लाई में आई है, डिवाइड में उसमें आया, फ्रैक्शंस में आई। क्लियर? तो अब हमारे पास तीन तरह के रिजल्ट हो गए। कुछ सॉल्यूशन में प्रैक्टिकली वैल्यू और थ्योरेटिकली वैल्यू वो बराबर आ रही है, कुछ में थ्योरेटिकली वैल्यू जो फॉर्मूले से निकल के आ रही है वो है ना, और जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल वाली डबल ट्रिपल आ रही है। और कुछ में क्या हो रहा है, जो हमने फॉर्मूला थ्योरेटिकली वैल्यू निकाली हो, जो प्रैक्टिकली करा प्रैक्टिकली वाली बाई में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, 1/2 1/3 आ रही है। तो तीन तरह के हमारे पास सॉल्यूशंस हो गए, मतलब आंसर्स तीन तरह के हो गए। कुछ सॉल्यूशन फ्रैक्शन में दे रहे हैं जो होना चाहिए उससे 1/2 1/3, कुछ सॉल्यूशन ऐसे हो रहे हैं जो आंसर प्रैक्टिकली करने पर डबल ट्रिपल दे रहे हैं, कुछ सेम दे रहे हैं। तो अब ये एक हो दो हो तो एक्सेप्शन मान लिया जाए, ऐसा बहुत सारे होने लगा। ठीक है, उनमें से ही देखो एक, ये जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, इसी चीज पे बेस्ड देखो एक न्यूमेरिकल है जो इन्होंने पूछा है, पहले वो कराते हैं। ठीक है, तो आप जो मैं अभी इतनी देर तक बोला उसको समझ पाओ। ठीक है नहीं कि ये और कैसे फिर हम इसी चीज से हमारे पास आ जाएगा, है ना, कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो डेफिनेशन आप पढ़े वो चीजें आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो इनका देखो क्वेश्चंस, एक मिनट ढूंढता हूँ अभी बताता हूँ। हाँ जी, इनके देखो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, और वो ये बेटा ये ना भी पूछते तो इस जैसा कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल, यही थ्योरी मतलब कैसे वांट ऑफ फैक्टर नाम की चीज इंट्रोड्यूस हुई उसे समझाने के लिए मैं ऐसा ही कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको कराता। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास क्या है कि जो डेटा दे रखा है वो देखते हैं। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो आपको बताना है। ठीक है, और वो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड कैसे होगा, इस सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, है ना, 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। तो आपको पास जो वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, ठीक है, और सॉल्यूट कौन है बेटा, K2SO4। अब देखो जो बच्चे वन टू फैक्टर जानते हैं वो शांत रहना, क्लियर, वो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आप शांत रहना। तो और मैं अब वही बताना चाह रहा हूं कि ये पॉइंट ऑफ फैक्टर नाम की चीज आई कैसे। ठीक है, तो अभी तक तो हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे ना जो हम जानते हैं, हम जानते ही नहीं है पॉइंट ऑफ फैक्टर नाम की चीज क्या होती है। ठीक है, अब पहले से थोड़ी कर दोगे। अब मान लो कुछ बच्चों ने बुक्स में पहले से पढ़ लिया हो या वीडियोस में देख लिया हो तो उन्हें चीजें आती होंगी, तो वो शांत रहे। जिन्हें नहीं आती है ना, वो उस पर पढ़े हम। समझ में आ गया बेटा कि हम तो जानते ही नहीं अभी क्या चीज होता है। हमें तो जो सिखाया गया चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले ये होते हैं, और उसी पे क्या क्या दे रखा है उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो देखो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है एक सॉल्यूशन का। वो सॉल्यूशन बनाया कैसे गया कि हमारे पास ये 25 मिलीग्राम क्या है, K2SO4 है, और इसको डिसॉल्व किया गया इन 2 लीटर ऑफ द वाटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपके पास है ना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो आपको दे रखा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो आपको पास दे रखा है कितना, 2 लीटर। ठीक है, वो आपके पास दे रखा है 2 लीटर। क्लियर, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो आपको दे रखा है बेटा, है ना, वो आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस का। और एज्यूमिंग है ना इट इज कंप्लीटली डिसोसिएट, और आप जानते हो ये आयनिक है तो आयनिक है तो आयन से टूटेगा, है ना, वो दे रखा है इट इज कंप्लीटली डिसोसिएट। अब हमें बेटा देखो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। अच्छा हाँ, और इसमें एक आर की वैल्यू देखते हैं क्या दे रखी है आपको, है ना, वो तो मेन ही होती है। तो आर की वैल्यू बेटा देखो जो इसमें गिवन है वो आपको दे रखी है, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम, है ना, कैल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये आपको आर की वैल्यू दे रखी है इसमें। क्लियर पॉइंट, 0.0821 और लीटर एटीएम। तो देखो लीटर किसकी यूनिट हो गई, वॉल्यूम की, एटीएम किसकी हो गई, प्रेशर की, कैल्विन टेम्परेचर की, और ये एन मोल की। ठीक है, चलो जी अब हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं। पाई बराबर क्या होता है हमारे सामने अभी। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, ये मिलीग्राम दे रखा है, तो वेट जो मोल होता है, मोल में जो वेट होता है क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। तो आपको इस मिलीग्राम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, पहले देखो यूनिट का, मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल, ऑस्मोटिक प्रेशर की न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, बस यूनिट का खेल है बस। तो आप देखो जो वेट ऑफ द सॉल्यूट है, मिलीग्राम से ग्राम बनाओगे तो क्या होगा, 10 मतलब 1000 से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करोगे मतलब नीचे होगा 25 डिवाइड, देखो सिंपल से क्या होता है 25 डिवाइडेड बाई क्या होगा 1000। तो ये क्या बन जाएगा, चाहे आप ऐसे करके लिख लो 0.025, ठीक है, या फिर वैसे लिख लो 25 नीचे से ऊपर जाएगा
ठीक है, तो क्या बन जाएगा 25 इंटू 10⁻³ क्या ग्राम आ गया। तो हमने देखो ये चेंज कर लिया। अब पाई बराबर क्या होता है बेटा, CRT, और C बराबर क्या होता है, N/VRT। क्लियर, और N बराबर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इनटू क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये अगर लीटर में है तो 1000 की मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और एक चीज और देखो, टेम्परेचर, यहाँ देखो टेम्परेचर किसमें, केल्विन या सेल्सियस, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। 25 प्लस 273 कितना बन गया, 298 केल्विन। देखो, तो हमने टेम्परेचर देखो केल्विन में एक बार पहले देख ही लो बेटा। जैसे सबसे पहले लीटर दे रखा है, वॉल्यूम की यूनिट लीटर है, गिवन में भी लीटर है, चलो अच्छी बात है। प्रेशर तो आपको निकालना है, तो जो पाई निकल के आएगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, सेल्सियस थी तो हमने केल्विन बना दी। ये मोल दे रखा है, मोल के अकॉर्डिंग हमने मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आप आ जाओ बेटा, तो हमारे पास इस तरीके से क्या बन गया, पाई। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करो, तो देखो क्या बनेगा आपके पास, पाई। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपके पास, 25 इंटू 10⁻³ ठीक है। आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.0821। टेम्परेचर कितना है, 298। अपॉन में आप आओ, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दे रखा है बेटा आपके पास, 2 लीटर, तो सीधे सीधे ये 2 हो गया। अब आओ मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, तो हमारा सॉल्यूट कौन है बेटा, K2SO4। इसका मोलर वेट नहीं दे रखा तो निकाल लो, क्या दिक्कत है भाई, K2SO4। क्लियर, तो K का जो 2 है, और पोटेशियम का कितना होता है 39, प्लस सल्फर का कितना होता है आप बताओ, 32, 4 इंटू 16। ठीक है बेटा, भाई ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 4। ठीक है, और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, वेट कितना होता है 32। क्लियर, आप इन सबको ऐड कर दो, तो इन सबको ऐड करो तो बेटा आपके पास वो कितना निकल आएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो आप निकालोगे ये कितना आ जाएगा आपके पास, ऐड करके बताओ बेटा जल्दी से। हाँ जी, जरा बताओ कितना आएगा कोई बच्चा, ये मल्टीप्लाई और ऐड करके जल्दी से बताओ कितना आएगा। आए बेटा, कितने बोल, हाँ अच्छा, आज तो सौरभ आ गए हैं भाई, सौरभ भाई साहब, अरे कल भी आए थे, तो आपने अपनी प्रेजेंस शो नहीं करी कल, क्या बात। बोले सर शो करने की आदत नहीं है। हाँ, चलो अच्छी बात है। तो हमारे पास क्या है देखो, 174 हमारे पास क्या आ गया, देखो मोलर मास आ गया बेटा, तो हमने ये 174 वहां लगा दिया। ठीक है दुष्यंत बेटा, 2 मिनट के लिए अभी बंद करो, नहीं तो फिर मेरी स्क्रीन नहीं आएगी। ठीक है दुष्यंत, अभी थोड़ी देर के लिए बंद करो। हाँ जी, तो देखो बेटा इस तरीके से हमारे पास पाई निकल आएगा। ठीक है, अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे, तो देखो जो हमारे पास पाई की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो प्रैक्टिकली आप करके, मतलब आप इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आपके पास पाई की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी, चलो कैसे करें अभी, कैलकु चलो बेटा इसको तो ऐसे करना, आप घर पे कैलकुलेट करना, मैं आपको आंसर वैसे बता देता हूँ, मतलब सीधे उससे। हमारे पास जब आप घर पे इसको कैलकुलेट करना, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है ना, तो आप इसको अभी जैसे अब क्या है देखो, आप इसको करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा करीबन 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग के अराउंड मिलेगा, या 1.7 के अराउंड आपके पास इसका आंसर आएगा, आप देखना करके घर पे। ठीक है नहीं, जो भी आपके पास आंसर है। क्लियर, लेकिन इसका जब प्रैक्टिकली किया, ठीक है, जैसे ये तो कैलकुलेट तो हमारे पास क्या जो डेटा दे रखा था कि भाई मास ऑफ सॉल्यूट ये दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये दे रखा है, टेम्परेचर इतना दे रखा है, आर की यूनिट इतनी दे रखी है। तो ये जो गिवन डेटा था, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था हमने फॉर्मूले में पुट किया, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर की कौन सी वैल्यू निकल के आएगी बेटा, कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके हम निकाल रहे हैं। तो ये जो यहाँ से एटीएम का आपका आएगा, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया, ये कैसा आएगा, यहाँ से जो निकल के आएगा बेटा, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेटेड आएगा। आप घर पे इसको करना और एक बार आंसर निकालना। लेकिन यही काम जब बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का जो तरीका था प्रैक्टिकली, जैसे मैंने आपको डायग्राम से बताया नहीं था, है ना, एक था वर्कले हार्टले करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। उस इंस्ट्रूमेंट, कई सारे मेथड थे, उनमें से एक ये है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का। तो उस प्रैक्टिकली जब किया गया बेटा, प्रैक्टिकली जब किया तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकल बोलो, है ना, प्रैक्टिकल बोलो बेटा, या पाई ऑब्जर्व बोलो। देखो जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तभी तो हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके रिजल्ट निकालते हैं, तो हमारे पास आता है पाई ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
जो हम प्रैक्टिकल करके निकाला बेटा, तो ये हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आया वो मैं आपको बता देता हूं वो कितना आया, 5.27 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। ठीक है बेटा, 5.27 इंटू 10⁻³ सौरभ इतनी देर में कैलकुलेशन करी क्या इसकी नीचे वाली? आ रहा है पक्का, या मेरा वाली बताने लगे? और कुछ 10⁻³ वगैरह वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है कुछ, या यही आ रहा है? हाँ वो भी आ रहा होगा ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा, देखो हमने जब, कोई बात नहीं आप लोग सभी बच्चे ये जो चीज है घर पे एक बार करके देखना। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि जो कैलकुलेशन के बेस जो हमें फॉर्मूला एक बनाया गया, मानो हमें प्रैक्टिकल से बचना है, हमें प्रैक्टिकल नहीं करना, तो इस चीज का जो हमें एक फॉर्मूला बनाया गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और वैल्यू पुट करने से जो आंसर आया, ठीक वही काम हमने प्रैक्टिकली करके देखा। ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का जो प्रैक्टिकल करने का तरीका था कि हमने उस इंस्ट्रूमेंट में, है ना, ये 25 मिलीग्राम हमने बेटा जो K2SO4 डाला और जो इतना पानी मिलाया कि टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया जी, 1 लीटर हो गया, ओ सॉरी 2 लीटर हो गया, और उस इंस्ट्रूमेंट का जो टेम्परेचर रखा वो जी 25 डिग्री सेल्सियस रखा। क्लियर? तो इस तरीके से प्रैक्टिकल करके जो ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि क्या होगा, देखो एक तरीका बताया था ना कि भाई ऑस्मोसिस चालू हो जाती है हमारे पास, जैसे हमारे पास मान लो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है, इधर हमारे पास जो सोल्यूशन होता है तो यहाँ से निकल निकल के सॉल्वेंट के पार्टिकल जाते हैं। मैंने चलो ऐसा वाला डायग्राम बताया था आपको, एक स्ट्रेट वाला याद करो, तो सेमी परमेबल के थ्रू पार्टिकल एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, तो यही तो ऑस्मोसिस होती है। फिर आप क्या करोगे, इस सॉल्यूशन पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो आपने मान लो इधर इस तरीके से जो सॉल्यूशन बन के है वो इधर बन के तैयार हुआ, इधर आपने एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया बेटा। ठीक है, इधर आप देखो कैसे प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल भी बहुत आसान है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मान लो ये प्रैक्टिकली वाला कैसे निकला होगा, देखो वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक बॉक्स लिया जिसमें बीच में क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई, इसके एक तरफ क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट, इसके एक तरफ क्या है हमारे पास बेटा, प्योर सॉल्वेंट है, और दूसरी तरफ क्या है, ये वाला सॉल्यूशन है, इन कंडीशंस पे बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो इसमें है। अब इसमें तो सॉल्वेंट भी होगा और इसमें तो बेटा सॉल्यूट भी होगा, कितना सॉल्यूट है, 25 मिलीग्राम है, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है जी, 1 लीटर, समझ में आ गया, 25 मिलीग्राम हो गया क्या, सॉल्यूट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया जी, 1 लीटर, सिस्टम का टेम्परेचर इस पूरे का कितना है जी, आपका 25 डिग्री सेल्सियस का, समझ में आ गया। तो ये अब देखो क्या होगा, हमेशा ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जिधर की तरफ सॉल्वेंट ज्यादा होते हैं वो मूव करते हैं थ्रू सेमी परमेबल, तो ये ऑस्मोसिस नेचुरल स्टार्ट हो गया। अब हमें ये रोकनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो एक्सटर्नल प्रेशर जिसमें ऑस्मोसिस रुक जाए, तो आपको वो एक्सटर्नल प्रेशर किस पे लगाया जाता है, ठीक है, जो ज्यादा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उस पे लगाया जाता है बेटा। तो इस पे जब आपने ये लगाया प्रेशर तो ये ऑस्मोसिस रुक गई, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर जिसमें ऑस्मोसिस रुक गई, तो ये तो आप प्रैक्टिकल करके देख रहे हो ना, तो कितना धीरे 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 प्रेशर बढ़ाते गए बेटा, तो जहां पे ऑस्मोसिस रुक गई वाला आपने प्रेशर ऑब्जर्व कर लिया जी कितना है, तो वो प्रैक्टिकली जो निकाला बेटा जिस पे ऑस्मोसिस रुकी, वो प्रैक्टिकली कितना आया, 5.27 इंटू 10⁻³ निकल के आया। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट से जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा, इन्हीं सारे इस तरह का सॉल्यूशन बना के, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ऑब्जर्व हुआ। लेकिन बिना प्रैक्टिकल करे जब हमने फॉर्मूले में लगा के कैलकुलेट करके देखा ऑस्मोटिक प्रेशर तो इतना है। तो आप ये देख रहे हो ये इसका 3 टाइम्स है, पॉइंट आप देखो 17 3 जा कितना होता है, 51 होता है, तो 1.7 को आप 3 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 5.17 वगैरह या 27 वगैरह इस टाइप से जाएगा कुछ। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या है, सिमिलर हो गया, मतलब इसका 3 टाइम्स हो गया नहीं। तो जो प्रैक्टिकली आंसर है वो 3 टाइम्स आ रहा है, और जो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड आंसर है उसके ये 3 टाइम्स आ रहा है प्रैक्टिकली। तो ऐसा एक जगह नहीं हुआ, ऐसा कई जगह हुआ। ठीक है, तो पॉइंट जैसे कई जगह ऐसा हुआ कि जहां पे प्रैक्टिकली आंसर अलग आ रहा था, या तो मल्टीप्लाई में आ रहा था, टाइम्स में हो रहा था, या फिर फ्रैक्शंस में आ रहा था 1/2, जैसे ये आंसर है तो इसका प्रैक्टिकली निकल के क्या आया, इसका जी आधा निकल के आया, इसका जी 1/3 निकल के आया, 1/4 निकल के आया, कहीं कहीं सेम आ रहे थे। आगे पॉइंट समझो बेटा, तो अब ये इश्यू बना इसलिए, अच्छा बेटा अभी कर रहा हूँ स्टॉप, है ना। तो अब यहीं से बेटा कल को कुछ एक दो न्यूमेरिकल ऐसे और कराऊंगा जिसमें बेटा इस तरीके की चीजें आएंगी, तब यहां से हम बताएंगे आपको कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है बेटा, इस तरह की कुछ चीजें आई गड़बड़। हाँ जी, तो जटाला साहब आपका न्यूमेरिकल भी हो गया, लेकिन अभी इस न्यूमेरिकल के पीछे का थ्योरेटिकल कंसेप्ट कब ले लेंगे, वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है,
चलो जी, तो अभी आज हमने आपके सामने सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, वो बता दी आपको। एक दो प्रॉब्लम कल और लेंगे, देन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे जो वन टॉप फैक्टर बना, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बना। ठीक है बेटा, चलो तो वन बाई वन हम अपनी क्लास कर लीजिए बेटा, इंग्लिश की क्विट कर दीजिए और अपनी इंग्लिश की क्लास कर लीजिए। ठीक है, हाँ बेटा बेटा राहुल रंजन बताओ। अरे तुम्हारी वाली बताए। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ 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 वही वही, तो आप देखो जैसे ये चीज हमारे पास प्रैक्टिकली आई ना, कल हम ऐसे ही एक दो चीजें और कराएंगे। ठीक है, तो जब समस्याएं जनरेट होंगी तभी तो हम देखेंगे ना। अब जैसे आप कह रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि वन टॉप फैक्टर लगाने नहीं लगाना है, तो पहले समस्या क्रिएट कर रहे हैं ना हम। जैसे आज हमने एक समस्या क्रिएट करी है ना, अब तक देखो जैसे ग्लूकोज पानी में घोल रहे थे हम केन शुगर घोल रहे थे, हमने पॉलीमर घोला, तो हमारा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकली आंसर सेम आ रहा था। ठीक है ना, तो अब ये किन किन जगह अलग आया, जैसे आज एक न्यूमेरिकल कराया जिसमें टाइम्स में आ रहा है, कल एक न्यूमेरिकल ऐसा कराऊंगा जिसमें 1/2 1/3 आंसर आएगा, 1/4 आंसर आएगा। ठीक है ना बेटा, फिर आपसे ही ऑब्जर्व कराऊंगा बेटा, ध्यान दो, है ना, यह मैं खुद बताऊंगा जैसे भी करूं कि कब तो क्या हो रहा है कि टाइम्स में आंसर आ रहा है और कब 1/2 1/3 आ रहा है और कब सेम आ रहा है। तो वही कंडीशन हमें बताने वाली है ना, वही साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व करी कि इस तरह के अगर सॉल्यूट है, सॉल्यूट पे बेस्ड है, सॉल्यूट की नेचर पे। ठीक है, अगर इस तरह का सॉल्यूट है तो आंसर टाइम्स में आएगा, इस तरह का सॉल्यूट है तो आंसर 1/2 1/3 1/4 आएगा, इस तरह का सॉल्यूट है तो ये आएगा। तो मैं आपको एक तरह की न्यूमेरिकल करा, दो तरह के करा चुका, कल एक और कराऊंगा जिसमें 1/2 1/3 आंसर आएगा। तो ये ऑब्जर्व कराऊंगा आपको। ठीक है ना बेटा रंजन, ऐसे हमें पता चलेगा, मतलब हमें सॉल्यूट को देख के पता चलेगा कि वन टॉप फैक्टर कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा। ठीक है ना बेटा, ठीक है बेटा, ओके। चलो बेटा वन बाई वन। रवीना, अरे रवीना बेटा, समझ में आया? रवीना विजेंदर, हो भी हो यहाँ पर अवेलेबल? हाँ जी रवीना, आप भी वेट करो।